ऐसे खेलते हैं थोड़ा। ये तुम हो और ये आपकी मैडम है। मैडम मैडम आने दो सामने, मैडम है आपकी। ठीक, आपने मान लो 5 जूल का काम करते हो आप, और आपकी मैडम कितने जूल का काम करती? 10 जूल का। आज इलेक्ट्रिसिटी का एपिसोड नंबर 5 देखेंगे। पिछले वाले एपिसोड में हमने रेजिस्टेंस सीरीज पहले सॉल्व कर लिए थे। मुझे पता है उसमें कम प्रैक्टिस हुई थी, उसका अलग से एक लेक्चर ले लेंगे जिसमें सारे जितनी भी वैरायटी होती है ना सीरीज पैरेलल की, सारी डिस्कस हो जाएंगी, उसकी चिंता मत करिए। आज लास्ट एपिसोड होगा इस चैप्टर का ऑफिशियली, ठीक है। डिस्कस करते हैं फिर। आज अपन लोगों को इफेक्ट्स ऑफ करंट के बारे में पढ़ना क्या क्या है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इलेक्ट्रिकल पावर, पावर रेटिंग। आज तुम लोगों को बिल निकालना सिखा देंगे, घर का अपना बिल निकालने लगोगे, ठीक है। पहले पढ़ते हैं इफेक्ट्स ऑफ करंट। देख, हर चीज के इफेक्ट होते हैं कि नहीं? हर चीज के इफेक्ट होते हैं, कुछ ना कुछ उसका अच्छा इफेक्ट हुआ या कुछ ना कुछ बड़ा इफेक्ट, मतलब बुरा इफेक्ट होगा। तुम लोग पढ़ रहे हो तो कुछ शायद अच्छा इफेक्ट हो, या फिर कुछ सरकारी नौकरी कर रहे हो तो कुछ ज़्यादा अच्छा इफेक्ट होता है। तो कुछ भी, हर चीज़ का अच्छा इफेक्ट होता है, अच्छा इफेक्ट होगा या फिर बुरा इफेक्ट होगा। ऐसे करंट के भी कुछ इफेक्ट होते हैं। पहला है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। अब ये तो यार केमिस्ट्री वाले बताएंगे। होता क्या, ऐसे व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट। अब वो जब पढ़ोगे ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताते हैं, एनोड से वो इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, NaCl की तरह कैथोड डाल देते हैं, बीच में सॉल्ट ब्रिज होता है, अगर का सॉल्यूशन पड़ता है, वो सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। उससे हमें मतलब नहीं रखा है, बस लिख दिया केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, क्योंकि करंट का एक केमिकल इफेक्ट भी होता है। दूसरा क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट। यार नीचे का दिख नहीं रहा होगा ना, देखो क्या बोलोगे, द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टिंग वायर व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज अलाउड टू फ्लो थ्रू इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यार होता क्या, अभी ये तो पढ़ना ही हम लोगों को दूसरे वाले चैप्टर में। जैसे मान लो एक वायर है, इसमें कुछ करंट आई फ्लो कर रहा है, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। तो वो क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। एक वायर है, उसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गई, तो वो क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हम लोगों को आज पढ़ना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पढ़ना है, वो क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। When an electric current is passed through a conductor, the conductor becomes hot after some time. The conductor becomes hot after some time and produces heat. This is known as heating effect of current. अबे कभी कभी देखा नहीं होगा, जो बहुत वाले बल्ब नहीं आते हैं, जो सस्ते 10 रुपए वाले बल्ब होते हैं, बट ज़्यादा हीट देते हैं, मतलब ज़्यादा उनसे लाइट आती है, उसको छोड़ बहुत गर्म लगने लगता है। होता क्या है, अगर करंट कंडक्टर में बहुत देर तक फ्लो हो रहा है, तो कुछ वो एनर्जी डिसिपेट करेगा। अब ज़्यादातर तो एनर्जी लाइट के फॉर्म में डिसिपेट करता है, बस उससे थोड़े पार्ट ऑफ एनर्जी किस फॉर्म में डिसिपेट करता है, हीट के फॉर्म में। तो उसी को क्या बोला जाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बोला नहीं क्या, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर, द कंडक्टर बिकम्स हॉट आफ्टर सम टाइम। कुछ देर बाद गर्म हो जाता है ना। गर्म क्यों होता है, क्योंकि उसने एनर्जी कुछ तो अपनी लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट कर ली और कुछ तुमको उसने हीट के फॉर्म में डिसिपेट कर दी, एंड प्रोड्यूसेस हीट। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है भाई, सही में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर शायद या तो वाली डेफिनेशन पक्का बोर्ड में आ जाएगी 2-3 नंबर की, या फिर इसके ऊपर आगे के न्यूमेरिकल। अब डिस्कस करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसमें क्या बोला गया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट्स दैट when a current I passes through a conductor of resistance R for time t, then the heat developed in the conductor is equal to the product of square of the current, the resistance and the time। मतलब ये कहना ये चाह रहा है, heat is equal to I square into R into t। अभी तो झिल गया होगा। अब इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है अगर कंडक्टर में तुमने I करंट फ्लो करा दिया, तो जितनी हीट होगी, जितना ज्यादा करंट फ्लो कराओगे, इसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के स्क्वायर के। जितना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और जितने ज्यादा देर के लिए करंट फ्लो होगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो इन तीनों को तो कंबाइन करके H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी आ गया। बट ये इसका डेरिवेशन थोड़ी ना, इसका ये जो आया है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, उसका डेरिवेशन थोड़ी ना। अच्छा, ये एक एनालॉजिकल मेथड है, एक बार सोच के देखो। जितना ज्यादा करंट होगा, जितना ज्यादा करंट, उतना ज्यादा गर्म होगा, उतनी ज्यादा लाइट देगा तो उतनी ज्यादा हीट डिसिपेट करेगा। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, उतनी रुकावट होगी तो उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और जितनी देर के लिए फ्लो करा रहे होगे, उतनी ज्यादा ये दोनों चीजें होंगी तो उतनी ज्यादा हीट होगी। ये समझ गए। बट इसका अगर डेरिवेशन आए तो वो कैसे करेंगे, ठीक। आप देखो, अगर इसका डेरिवेशन प्रूफ करना होगा तो कैसे करेंगे। पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा है, इसी में पढ़ा था, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लो। हम इस फॉर्मूले को डिराइव करना चाहते हैं, हमें पता है पोटेंशियल वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, तो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो W इक्वल टू V इंटू क्यू।
और हमें ये पता है, वी नो दैट, ये सब 3 जाम करना पड़ता है बोर्ड में, वी नो दैट कि जो करंट होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो Q इक्वल टू आई इंटू टी। अब अगर Q इक्वल टू आई इंटू टी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, अगर पुटिंग Q इक्वल्स टू आई इंटू टी इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू तो था, अब Q की जगह I इंटू टी पुट कर दें, तो W इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी, ये आ गया। ठीक, अब हमें एक चीज ये भी पता है, बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ, ये वाला स्टेटमेंट अगर बोर्ड में है तो हाईलाइट करके लिखना कि V इक्वल टू आई इंटू आर, ये हमको पता है ओम्स लॉ से। तो अब हम क्या करेंगे, I की जगह V अपॉन आर पुट कर सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। इन इक्वेशन नंबर 3, तो W इज इक्वल टू V इंटू आई की जगह, इस I की जगह जो था वो हमने V अपॉन आर पुट कर दिया, तो V अपॉन आर इंटू टी, यानी V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ये फॉर्मूला आ गया वर्कडन का। तीसरा, अगर V इक्वल टू आई आर है तो और हम कुछ इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर V इक्वल टू आई आर है तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं अपन लोग इक्वेशन नंबर 4, तो पुटिंग V इज इक्वल टू आई आर इन इक्वेशन नंबर 4, V इक्वल टू आई आर इसमें पुट कर दे रहे हैं, तो है क्या ये, वर्क डन इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। अब हमने V की जगह आई आर पुट कर दिया, तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर टी अपॉन आर, तो ये आर से ये आर नमस्ते, तो आई स्क्वायर आर इंटू टी, ये वर्कडन आया। तो वर्कडन के हमारे पास देखो कितने फॉर्मूले आ गए, एक तो हमारा वर्कडन का ये आ गया VIT, एक वर्कडन का हमारे पास ये वाला आ गया V स्क्वायर बाई आर इंटू टी, और एक वर्कडन का हमारे पास ये आ गया आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये 3 फॉर्मूले आ गए हमारे पास किसके, वर्कडन के। जो हमने डिराइव करा उससे हमारे पास एक तो आ गया वर्कडन इज इक्वल टू VIT, वर्कडन इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, और वर्कडन इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। अब देखना, ये हमारे पास 3 फॉर्मूले आ गए। अब जो वर्क डन होगा वही तो हीट के फॉर्म में स्टोर होगा। शायद 9th में पढ़ा होगा वर्क एनर्जी थ्योरम का, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये बताओ, जब तुम मान लो सुबह निकल गए अपने घर से, खूब घूमे, साइकिल चलाई, दौड़े, सब करे, तो तुमने काम किया, फिर घर पे आते कहते हो मम्मी थक गया मैं, तो वो थक गया मतलब एनर्जी लॉस हो गई। वो एनर्जी लॉस किस वजह से हुई, क्योंकि तुमने काम करा। अगर तुम मान लो लेटे लेटे बेड में पड़े हैं, ऐसे कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पड़े हैं बेड में, तो एनर्जी लॉस होती नहीं होती। पर तुमने काम करा, खूब दौड़े, खूब घूमे, तो वो जो क्या हुआ, वो वर्क करा, उसकी वजह से एनर्जी लॉस हुई। तो जो वर्क डन था वही तो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ, या वर्क डन वही तो एनर्जी के फॉर्म में लॉस हो गया ना। तो जो वर्क डन होगा वही तो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो यानी इस फॉर्मूले के 3 रूप आ गए। अब एनर्जी हीट एनर्जी है तो हम उसको कैपिटल H से डिनोट करते हैं, यानी कैपिटल H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, कैपिटल H इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी, और कैपिटल H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, सवाल बनेगा तो इन्हीं के ऊपर से ही बनेगा, और कहीं से बनने की गुंजाइश नहीं है। क्योंकि अगर उसके ऊपर सवाल आता है तो इसी के ऊपर से आएगा। अगर न्यूमेरिकल में आता है इस वाले से, इलेक्ट्रिसिटी के जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से, तो ज़्यादातर सवाल इसी के ऊपर होता है। डेरिवेशन आगे समझ में कर लेना, डेरिवेशन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो VIT करा, V स्क्वायर बाई आर टी करा, आई स्क्वायर आर टी, तो इसके 3 लॉ मतलब 3 रूप होते हैं हीट के, आई स्क्वायर आर टी, हीट इक्वल टू VIT, और हीट इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल दे दिया गया, क्या बोला गया, एन हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 300, जो दिया लिख लो, जो दिया लिख लेते हैं। एक हीटर है, रेजिस्टेंस उसका कितना है 300 ओम, इज कनेक्टेड टू द मेन सप्लाई फॉर 30 मिनट्स, उसको 30 मिनट के लिए कनेक्ट करा गया। अच्छा हाँ, इसमें तुम्हें यूनिट भी तो बता दें, इसकी जो यूनिट होगी हीट डिसिपेटेड की, वो जूल में होगी। जब ये कब होगा, जब आई आर और टी किस में होंगे तुम्हारे, सेकेंड बोल रहे हैं, आई आर और टी किस में होंगे, SI यूनिट में। ठीक, मतलब जो हीट डिसिपेटेड क्या एक तरीके की एनर्जी तो है, तो उसकी यूनिट किस में होगी, जूल में होगी। जब तुम्हारा आई आर और टी किस में होगा, SI यूनिट में। ठीक, आगे बढ़ते सवाल पे।
रेजिस्टेंस कितना बोला गया 300 ओम इज कनेक्टेड टू द मेन सप्लाई फॉर 30 मिनट्स। अच्छा, इफ 10 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू द फिलामेंट, मान लो 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है फिलामेंट में, 10 एम्पियर का करंट, तो पूछा गया व्हाट इज द हीट प्रोड्यूस। अब बताओ व्हाट इज द हीट प्रोड्यूस। कभी भी हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला है, तुम्हारे मन में 3 फॉर्मूले चलने चाहिए, आई स्क्वायर आर टी वी आई टी वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, आई स्क्वायर आर टी वी आई टी वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, आई स्क्वायर आर टी वी आई टी वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, आई स्क्वायर आर टी वी आई टी वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ये वाले फॉर्मूले चलने चाहिए। अब ये तुम्हारे तरीके 3 ब्रह्मास्त्र है तुम्हारे पास, ये 3 ब्रह्मास्त्र तुम्हें सोचना होगा कौन सा इसमें लगाए। हमारे पास आई स्क्वायर आर इंटू टी, आई भी पता है, आर भी पता है, टी, कोई पूछे वी आई टी लगा दो, वी नहीं पता ना, फिर आई इंटू आर करना पड़ेगा। जब सिंपल दिख रहा है आई स्क्वायर आर इंटू टी लगा देते हैं। यही पूछा ना क्या हीट प्रोड्यूस होगी, तो हीट क्या होगी आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। करंट कितना है 10 का हो स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना है 300 ओम, टाइम कितना है, टाइम 30 मिनट है, इसको सेकंड में करना पड़ेगा, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो इसमें 30 इंटू 7, तो ये 100 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा और ये 1800 हो जाएगा। तो 18 3 कितना होता है 54 इंटू 1 2 3 4 5 6 10 की पावर 6, इतने जूल एनर्जी हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, 54 इंटू 10 की पावर 6 जूल एनर्जी हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। हो गया वाला। अब देखो एग्जांपल जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब वो तो भी बता ही चुके हैं, जैसे बहुत देर तक उसको जला रहे ना, फिर उसके बाद वो गर्म हो जाता है। जब इलेक्ट्रिक बल्ब बहुत देर तक जलता रहता है तो उसके बाद उसको छू के देखो गर्म हो जाता है, तो वही है इलेक्ट्रिक बल्ब, उसका जो फिलामेंट होता है वो हीट हो जाता है। तो ये होता है किसका एग्जांपल हो गया इलेक्ट्रिक बल्ब का। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज का, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, एप्लायंसेस में लगाया जाता है कि अगर ज्यादा करंट कुछ शॉर्ट सर्किट हो तो वो ब्रेक हो जाता है, तो वो भी किसका एग्जांपल हीटिंग इफेक्ट का है। जब ज्यादा करंट ज्यादा हीट होगी तो अपने आप ब्रेक हो जाएगा। ऐसा कुछ फ्यूज होता है जब ज्यादा हीट होती है ना तो वो यहाँ से ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। इसके भी एप्लायंसेस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना बोर्ड में, अगले वाले लेक्चर में जिसमें सीरीज पैरेलल कराऊंगा उसी में ये वाले भी करा देंगे सारे एप्लायंसेस बेस्ड क्वेश्चन। इतना समझ लो, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना फ्यूज वाले का, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, जिससे आराम से जैसे ही ज्यादा सी हीट ज्यादा करंट शॉर्ट सर्किट हो तुरंत टूट जाए। एक और हीटर कॉइल तुमने देखा होगा इसे, जब कभी पुराने जमाने में या हीटर होगा, अब तो कॉइल वाला आता नहीं है, उसमें क्या होता है ये बिल्कुल रेड हो जाती है, क्योंकि इतनी हीट होती है कि जो हीटर की कॉइल हो जाती है वो रेड हो जाती है, इतनी हीट प्रोड्यूस हो जाती है करंट फ्लो करने की वजह से, जिससे हीटर की कॉइल क्या हो जाती है रेड हो जाती है। अब अपन लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर की। अच्छा, पावर की बात करने से पहले थोड़ा सा खेल लिया जाए। मान लो ऐसे खेलते हैं थोड़ा, ये तुम हो और ये आपकी मैडम है, मैडम मान ले, दोस्त मान ले, मैडम है आपकी। ठीक, आपने मान लो 5 जूल का काम करते हो आप, और आपकी मैडम कितने जूल का काम करती 10 जूल का, तो बताओ पावर किसके पास ज्यादा है। जूल मतलब वही इतनी एनर्जी की यूनिट। आप 5 जूल का काम करते हो, आपकी मैडम 10 जूल का काम करती हैं, तो पावर किसकी ज्यादा है। सोचो 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 सोचो, ये आप हो ये आपकी मैडम है। 5 जूल का अगर आप काम करते हो, आपकी मैडम 10 जूल का काम करती हैं, तो पावर किसकी ज्यादा है। कुछ लोग बोलेंगे 10 जूल, कुछ लोग बोलेंगे पावर तो लड़कियों की ज्यादा होती है। सुनो, हम पावर पे कमेंट नहीं कर सकते। पावर तो बचपन में भी पढ़ा होगा ना, पावर हमेशा क्या होता है वर्क डन अपॉन टाइम, कितनी देर में काम कर रहे हो। अब तुम लोगों को लग रहा होगा ये 10 जूल का काम कर रहे हैं, ज्यादा काम कर रही है तो ज्यादा पावर होगी ना। मान लो ये 5 जूल का काम 1 सेकंड में कर दे और ये 10 जूल का तो काम कर रही है, मान लो ये 50 मिनट में करें, मान लो 10 जूल का काम 50, अरे यार 10 जूल का काम किसमें करें 50 मिनट में, तो किसकी पावर ज्यादा है इसकी। ये भले कम काम कर रहे हैं 5 जूल का, पर 1 सेकंड में कर दे रहा है, और वो 10 जूल का तो काम कर रही है पर 50 मिनट में कर दे रही। आया समझ में क्या समझाना चाहता हूँ कि ये हमें भी समझ में आ गया कि 5 जूल का करें 10 जूल का। ये मत सोचना कि अगर एनर्जी ज्यादा है तो पावर ज्यादा, ना ना ना, टाइम का भी फैक्टर होता है। ये 5 जूल का तो काम कर रहा है पर 1 सेकंड में कर दे रहा है, और ये तो 10 जूल का करे 50 मिनट में, तो पावर किसकी ज्यादा हुई भाई की अपने। तो आइए समझ में, पावर का फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टाइम वाला होता है। सिर्फ तुम वर्क डन से कमेंट नहीं कर सकते हो कि उसकी पावर ज्यादा है कि उसकी पावर कम है। किसका फैक्टर देखना होगा टाइम टेकन का, कि टाइम कम लग रहा है या टाइम ज्यादा लग रहा है। ठीक, ये एग्जांपल हमने दिया था पावर को समझाने के लिए। अब देखो ये इलेक्ट्रिकल पावर नाम की बला क्या होती है।
इलेक्ट्रिकल पावर क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर मेजर्स द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट पर यूनिट ऑफ टाइम। अच्छा, डिनोटेड बाय पी, इसको किससे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं, ठीक है, पी से डिनोट करते हैं। एंड मेजर्ड यूजिंग द एसआई यूनिट ऑफ पावर विच इज वॉट। अच्छा, और 1 जूल पर सेकंड। इलेक्ट्रिकल पावर इज कॉमनली सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक बैटरीज एंड प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। ठीक, अब फॉर्मूले देखो, पहले फॉर्मूले लिख देते फिर समझाएंगे, हटाने का कोई सीन नहीं। फॉर्मूले क्या? पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, और पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। रटा नहीं रहे, बता रहे हैं। ठीक, पावर इक्वल टू वी आई, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ये वाला एग्जांपल याद हो गया ना, कि मतलब पावर सिर्फ ये नहीं कि तुम कितना काम कर रहे हो, कितनी जल्दी कर रहे हो, उस पर डिपेंड करती है पावर। अब समझना, अब इलेक्ट्रिक पावर क्या होगी? इलेक्ट्रिक पावर में ऐसा होता है कि बल्ब लेके बल्ब अपने आप भाग रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता ना। बल्ब कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है उसमें लिखा नहीं था, यहाँ पे लिखा है क्या लिखा है बल्ब। हाँ, इलेक्ट्रिक पावर मेजर्स द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट पर यूनिट ऑफ टाइम। अब इसमें काम तो कर नहीं सकते कि बल्ब लेके दौड़ा दें, तो हम क्या कहेंगे? कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ई से डिनोट कर दें। कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, एक सर्किट कितनी ज्यादा एनर्जी दे रहा है 1 सेकंड में, वो होती है पावर। एक सर्किट कितनी ज्यादा एनर्जी दे रहा है 1 सेकंड में, उसको क्या बोला जाता है? पावर। अब अपन लोग एनर्जी के तो बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, वी आई टी भी पढ़ा है, आई स्क्वायर आर टी भी पढ़ा है, और वी स्क्वायर अपन आर टू टी भी पढ़ा है। कुछ नहीं, एनर्जी रखो, टाइम से डिवाइड कर दो, पावर आ जाएगा। वी आई टी अपॉन टी कट जाएगा, वी आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी कट जाएगा, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी अपॉन टी कट जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर। तो ये पता है क्या, एक के साथ एक फ्री है। अगर तुमको एनर्जी वाले याद हो गए तो पावर वाले याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जो है टी हटा दो। ट्रिक है कि नहीं? अगर एक के साथ एक फ्री वाला सीन चल रहा, अगर तुमको एनर्जी वाले याद है तो याद ही नहीं करने पड़ेंगे यार। वी आई टी है, तुम्हें देखना पावर निकालनी, जो भी होगा उसमें टी वाला टर्म डाल दो। देखो वी आई आ गया, आई स्क्वायर आर टी में टी वाला टर्म डाल दिया, आई स्क्वायर आर आ गया, वी स्क्वायर अपन आर इंटू टी वाले में टी का टर्म हटा दिया, वी स्क्वायर आर आ गया। ये क्या होती है? इलेक्ट्रिक पावर। इसकी यूनिट क्या होती है? वॉट। ये याद रखना, इसकी यूनिट क्या थी? वॉट। ये एसआई यूनिट होती है इसकी, पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? वॉट। जब ये तुम जूल में रखोगे और ये तुम सेकंड में रखोगे तो ऑटोमेटिक आंसर किस में आ जाएगा? वॉट में। जब एनर्जी तुम जूल में रखोगे, टाइम तुम सेकंड में रखोगे, तो आंसर किस में आ जाएगा? वॉट में। आ गया समझ में? कहना क्या चाह रहा मैं, कि तुम्हें फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, हीट वाले याद कर दो, मन हो तो डिराइव कर सकते हो, बट टाइम लगे, हीट वाले याद करो, सब में टी हटाते जाओ, पावर आ जाएगी। कितनी आ गई? वी आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाई आर। अब देख लो इसमें कुछ ऐसा डेफिनेशन में जो समझ में ना आया। इलेक्ट्रिकल पावर मेजर्स द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय इलेक्ट्रिक सर्किट। अच्छा, ये जो वर्क डन अपॉन टाइम होते हैं ना, या कभी तुमने फोर्स पढ़ा होगा, मोमेंटम अपॉन टाइम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, या क्या पढ़ा होगा तुम लोगों ने? ये तो पढ़ लिया, और क्या पढ़ा होगा? जैसे वो वाले फॉर्मूले अभी आगे आओगे तो एओडी में पढ़ोगे dx अपॉन dt, या वेलोसिटी पढ़ी होगी, छोड़ो यार, वेलोसिटी पढ़ी होगी ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कुछ भी ये सब पढ़ा होगा। तो ये पर टाइम जो होता है ना, उस पर टाइम ना करके उसको रेट कह देते हैं, कितने रेट पे वो बढ़ रहा है या कितने रेट से वो घट रहा है। तो वही बोला गया, इलेक्ट्रिकल पावर मेजर्स द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब कितनी जल्दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रही है, कितनी कम, कितने रेट पे 1 सेकंड में कितना जा रही है। मेजर्स द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय इलेक्ट्रिक सर्किट पर यूनिट ऑफ टाइम, डिनोटेड बाय P एंड मेजर्ड यूजिंग द SI यूनिट ऑफ पावर विच इज वॉट। T से डिनोट करते हैं और किससे मेजर करी जाती है? वॉट से। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या है कि इस मेजर विच इज वॉट, हाँ, इसको किससे मेजर करा जाता है? वॉट से। और 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड ही तो वॉट हुआ ना, क्योंकि पावर इक्वल टू W अपॉन T होता है, W को जूल में, T को सेकंड में, 1 जूल पर सेकंड। एंड इलेक्ट्रिक पावर इज कॉमनली सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक बैटरीज, जो बैटरी लगाते नहीं 10 वोल्ट की, 12 वोल्ट की, 14 वोल्ट की, 15 वोल्ट की, 18 वोल्ट की, 440 वोल्ट की, तो वो जो बैटरी लगाते हैं उसकी वजह से पावर आती है, और प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक जनरेटर या जनरेटर पावर प्रोड्यूस करते हैं। आगे समझो इलेक्ट्रिक पावर फॉर्मूला याद करने की ट्रिक, फील तो आ जाएगा सुनने, बट क्वेश्चन यूज होगा तो सिर्फ तुम्हें एनर्जी वाले फॉर्मूले याद करने, पावर का कोई भी फॉर्मूला टी हटाते जाना, ठीक। एक क्वेश्चन है ना, हाँ, क्वेश्चन क्या बोला गया? क्वेश्चन पावर रेटिंग है, सॉरी। अच्छा, अब पावर रेटिंग का मतलब क्या होता है? हाँ, ये समझो, कभी घर से बल्ब खरीद के लाए हो? घर से बल्ब खरीद के ला बोल रहे हैं, दुकान से बल्ब खरीद के लाए हो कभी? लाए, उसमें लिखा नहीं रहता यार ऐसा कुछ 220 वोल्ट 40 वॉट, या ऐसा लिखा होता है 50 वॉट 220 वोल्ट। इसका मतलब पता क्या होता है?
अगर ये लिखा है बल्ब पे, तुम अच्छा सुनना, मार्केट में गए भैया एक 100 वाट का बल्ब दे दो, उसने तुम्हें 100 वाट का बल्ब दे दिया। अब अगर उसने तुम्हें 100 वाट का बल्ब दिया यानी 100 वाट की पावर है, तो 100 इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, यानी टाइम कुछ भी हो तो W इक्वल टू 100 इंटू टी हुआ। हम तुम्हें समझाना चाहते हैं, क्या तुम लोग मिसकंसेप्शन है तुम्हारे माइंड में। तुमने कहा 100 वाट का बल्ब दे, तो उसने दे दिया, तो 100 वाट इक्वल टू W अपॉन टी, तो W इक्वल टू 100 इंटू 2, टी कुछ भी होगा, 0 से 0 बोले 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड कुछ भी होगा, यानी कुछ एनर्जी होगी, कुछ भी एनर्जी होगी, यानी बल्ब तो जल जाना चाहिए, बिना सर्किट में लगाए बल्ब जल जाना चाहिए। जब तुम बोले 100 वाट का बल्ब दो, उसने 100 वाट का बल्ब दिया, तुम ऐसे हाथ में ले रहे हो, जल रहा बल्ब। उसने बोला नहीं 100 वाट का बल्ब दो, तुम 100 वाट का बल्ब ऐसे हाथ में लिए पकड़े हो, बल्ब जल रहा, क्यों नहीं जलता है बल्ब? लिखा तो है ना उसमें 100 वाट, यानी 100 वाट है तो कुछ एनर्जी भी होगी, 100 वाट है तो कुछ एनर्जी भी होगी, पर तब भी बल्ब नहीं जल रहा है, हमें सर्किट में लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे वोल्ट लिखा रहता है, कि वो 100 वाट तो देगा, तब देगा जब तुम 220 वोल्ट पे उसको लगाओगे, ये मतलब होता है। वो 100 वाट तो देगा, वो ये नहीं बोला कि मैं 100 वाट नहीं दूंगा, पर कब देगा उसकी एक कंडीशन है, जब तुम उसको 220 वोल्ट पे लगाओगे तब 100 वाट देगा। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे अगर 100 वाट का बल्ब होता कि हम ऐसे पकड़े जल रहा, नहीं, वो 100 वाट तो देगा तुम्हें, उतनी एनर्जी देगा, मतलब उतनी पावर से उसकी करस्पॉन्डिंग उतनी एनर्जी तो देगा, पर कब देगा? जब तुम उसको 220 वोल्ट की सप्लाई में लगाओगे तब तुमको 100 वाट देगा। आया समझ में? तो पावर रेटिंग क्या होती है, जो इसमें लगी इंग्लिश में डेफिनेशन, द पावर रेटिंग ऑन अ लाइट बल्ब इंडिकेट्स हाउ मच पावर इट वुड डिसिपेटेड व्हेन इट इज हुक्ड अप टू स्टैंडर्ड हाउसहोल्ड वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट। आया समझ में? क्या बोला गया है कि इंडिकेट्स हाउ मच पावर शुड इट डिसिपेट, कितनी पावर डिसिपेट करेगा जब, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन इट इज हुक्ड अप टू द स्टैंडर्ड वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट, जब 220 वोल्ट पे लगाया जाएगा। अब इसमें स्पेसिफिकली 220 वोल्ट की यूज करा है, क्योंकि इंडिया में जो ऐसी सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट की आती है, इसलिए इसमें 220 वोल्ट का। समझ में आया ना इसका मतलब, कि ये पावर रेटिंग क्या होती है कोई बल्ब की, कि इतनी पावर तब डिसिपेट करेगा जब उसको इतने वोल्टेज पे लगाओगे, उसको क्या बोला जाता है? पावर रेटिंग ऑफ अ बल्ब। ठीक, उसको बोला जाता है। और इसमें भी वही फॉर्मूला यूज करना है, इसके जो भी न्यूमेरिकल आएंगे आगे ना समझ में, कि वोल्टेज उसको तभी लगाएंगे, मतलब वो 100 वाट या 200 वाट या 400 वाट तब देगी जब उसको इस वोल्टेज पे लगाया जाएगा, और ज्यादातर किस पे? 220 वोल्ट पे। पावर के वही फॉर्मूले चलेंगे, V इंटू आई, V स्क्वायर बाई आर, आई स्क्वायर। ठीक, अब मैं तुमको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। क्या? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, ध्यान से सुनना, न्यूमेरिकल में पक्का कंफ्यूजन होगा, पक्का गलत करोगे। इधर आ, टैब बंद करो यार, वॉल्यूम बंद करो, बंद कर दो। उठ के बैठ जाओ, थोड़ी देर उठ के लिए बैठ जाओ, लेटे हो उठ के बैठ जाओ, नहीं उठोगे? अच्छा टैब बंद कर दे, बगल वाली बंद कर दे टैब, पक्का नहीं बंद करिए। उठ के बैठो, उठ के लेटे यार, अभी भी उठ के बैठो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होंगे, बैठ के। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी अगर पावर रेटिंग का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, कभी भी पावर रेटिंग का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो हमेशा क्या कैलकुलेट करना होगा? रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। ऑलवेज फर्स्टली कैलकुलेट, ऑलवेज फर्स्टली कैलकुलेट रेजिस्टेंस। क्यों? ये भी बता रहा, क्योंकि ये चीज कांस्टेंट बनी रहेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी। हाँ देखो, तुम ये वाला बल्ब लिया, वो वाला बल्ब लिया, तार तो उसकी सेम होगी। रेजिस्टेंस तो क्या होता है? रो एल अपॉन ए, लेंथ पर डिपेंड करेगा, ए पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करेगा। तो बजाय तुम वोल्टेज कैलकुलेट करो, आई कैलकुलेट करो, तब न्यूमेरिकल में प्रोसीड करो, इससे बढ़िया रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना। क्यों? क्योंकि वो चीज कांस्टेंट बनी रहेगी थ्रू आउट द क्वेश्चन। वोल्टेज कैलकुलेट करोगे फंस जाओगे, क्योंकि वो सप्लाई बदल देंगे। तो इसलिए कभी भी पावर रेटिंग का न्यूमेरिकल क्या कैलकुलेट करना है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पहले कैलकुलेट करना है, फिर आगे बढ़ना है। पहले क्या कैलकुलेट करना है? रेजिस्टेंस, फिर आगे बढ़ना है। पहले क्या कैलकुलेट करना है? रेजिस्टेंस, फिर आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज चेंज हो जाएगा, करंट भी चेंज हो जाएगा, बट वो जो वायर है वो तो उतनी रहेगी ना, उसकी एरिया तो उतनी रहेगी ना, इसलिए रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके आगे बढ़ना है। पावर रेटिंग बहुत कंफ्यूजन होता है कि वोल्टेज कैलकुलेट करें, आई कैलकुलेट करें, बट क्या कैलकुलेट करना है? रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके आगे बढ़ना है। ठीक, अब इसका एक न्यूमेरिकल देख ले रहे, तब समझ में आएगा भी हमने क्या बोला। क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलेंगे। अ बल्ब हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 60 वाट, 220 वोल्ट, मतलब इसकी पावर जो है वो 60 वाट है। कब? जब इसको वोल्टेज मिल रहा है 220 वोल्ट का। ठीक, अच्छा, इस कनेक्टेड अक्रॉस अ 110 वोल्ट सप्लाई। अब इसको 110 वोल्ट की सप्लाई दे दी गई है, तो अब बताओ इसकी पावर कितनी होगी। सबसे पहले जो अच्छे मतलब दिमाग वाले बच्चे होंगे, क्या मतलब दिमाग तो सबके पास होता है, तो वो क्या करेंगे यार, 220 वोल्ट में 60 वाट है
तो 110 वोल्ट में 30 वाट होगा। नहीं बेटा, यूनिटरी मेथड नहीं लगा सकते क्योंकि सिर्फ पावर V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने क्या बोला, पावर रेटिंग में हमेशा क्या कैलकुलेट करा जाता है, रेजिस्टेंस। तो इसमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे पहले वाले के लिए। P1 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन R। P1 कितना 60 और V1 स्क्वायर कितना 220 का स्क्वायर बटे R। तो R इंटू 60 इज इक्वल टू 220 का होल स्क्वायर। तो R इज इक्वल टू 220 का होल स्क्वायर अपॉन 60 ओम। ये R1 R मान लो इसके लिए, क्योंकि R तो सेम होगा। अब R क्यों सेम होगा, अब बल्ब हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ इतना इज कनेक्टेड अक्रॉस 110 वोल्ट सप्लाई। पहले बल्ब को कनेक्ट करा था 220 वोल्ट पे, अब कनेक्ट कर दिया 110 वोल्ट पे। तो यार बल्ब थोड़ी ना चेंज हुआ, पहले बल्ब को 220 वोल्ट पे कनेक्ट करा था, अब बल्ब को 110 वोल्ट पे कनेक्ट कर दिया, तो बल्ब थोड़ी ना चेंज हुआ। इधर 220 वोल्ट पे था, इधर 110 वोल्ट पे था। बल्ब को पहले 220 वोल्ट से कनेक्ट करा, फिर 110 वोल्ट से कनेक्ट करा, तो वोल्टेज तो बदल गया पर रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा ना, क्योंकि बल्ब वही है, इसीलिए रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब नई पावर निकालनी है तो रेजिस्टेंस हमें पता है V2 स्क्वायर अपॉन R। V2 कितना 110 दिया गया ना, 110 का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस तो सेम है, इसीलिए हमने R लिखा है। R कितना आया तुम्हारा 220 का स्क्वायर बटे 60। तो 220 का होल स्क्वायर बटे 60। अब कुछ नहीं, 110 का स्क्वायर इंटू 60 बटे 220 का स्क्वायर। ये काटोगे तो 1 बटे 2, ये 4 आ जाएगा, 4 का 60 के 15 वाट P2 आया समझ में। यानी पहले जब तुम 220 वोल्ट लगा रहे थे तो पावर 60 वाट थी, अब तुमने 110 वोल्ट लगा दिया तो पावर कितनी हो गई 15 वाट। यानी यूनिटरी मेथड एप्लीकेबल नहीं हुआ। कैसे सॉल्व करा, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके। क्यों रेजिस्टेंस कैलकुलेट करा, क्योंकि बल्ब तो वही था, तो रेजिस्टेंस भी वही होगा। आगे समझ में। दूसरा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अब यहाँ से अपन लोग वाले न्यूमेरिकल भी चलते हैं, जैसे मीटर का बिल कैलकुलेट करा जाता है। कॉमर्शियल मतलब जो पैसे से रिलेटेड होता है। तो अब हम एनर्जी में कोई हमारा बिल आया, कोई हमारे पास 50 जूल बिल आया था, जिसमें 50 जूल पर 50 जूल काम हुआ था, 1 सेकंड में छूट घंटा मारेगा वो, उसको तो कॉमर्शियल यूनिट चाहिए ना, जो बल्ब कैलकुलेट कर रहे हैं। यूनिट नहीं बताती इतने यूनिट आई, तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है किलोवाट आवर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, पहले तो ये रट लो, कहो क्या आ सकता है कि व्हाट इज कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी एमसीक्यू में। ठीक, किलो, ये बीच में सर्किल बदन क्या बन गया। अब एक यूनिट जो होती है, एक यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। मतलब जैसे हम लोग बोलते नहीं हमारे कि यहाँ 10 यूनिट आई या हमारे यहाँ 12 यूनिट आई, तो उसका मतलब ये होता है कि जो एक यूनिट होती है वो 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है। मतलब एक यूनिट, अगर तुम्हारे घर में 1 यूनिट है यानी तुमने 1 किलोवाट आवर की बिजली यूज कर रहे हो। यार तुमको देखना मीटर निकाल, मीटर निकालो, मीटर का बिल निकालने में प्रो बना देंगे। 1 यूनिट आई मतलब तुमने 1 किलोवाट आवर यूज करी, 2 यूनिट आई 2 किलोवाट आवर यूज करी, 3 यूनिट आई 3 किलोवाट आवर यूज करी। मतलब जितनी यूनिट आएंगे उतना किलोवाट आवर यूज करा है। 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर। ठीक, ये मतलब होता है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का। और हाँ एक चीज ये भी समझ लो, ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं कि इसको जूल में कैसे कन्वर्ट करें, 1 किलोवाट आवर को जूल में कैसे कन्वर्ट करें। 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, तो 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं 1000 वाट, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड। तो कितना हुआ 36 इंटू 1 2 3 4 5 10 की पावर 5। एक अगर अपन लोग पॉइंट इधर लिए हैं तो 3.6, एक पॉइंट अपन लोग इधर लिए हैं इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये 10 की पावर 10 की पावर 5 था। ठीक, कुछ नहीं करा, 36 इंटू 10 की पावर 5 हुआ, पॉइंट इधर किसका आला है तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 हो गया। ठीक, यानी 1 किलोवाट आवर में 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होते हैं। पॉइंट लगा यहाँ पे, 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होते हैं। याद रखना, आ सकता है एमसीक्यू में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बिजली का बिल कैलकुलेट करने के लिए। पहले बता देते हैं करते कैसे न्यूमेरिकल को। एक तो ये न्यूमेरिकल प्रोसेस पे भी अच्छा, और एक तो मैं कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो आएगा ना फिजिक्स का, कैसे बिजली का बिल कैलकुलेट करना है। कुछ नहीं करना है, सुनो, तुम्हें क्वेश्चन में ये बोला गया होगा हमें 30 दिन के लिए बिजली का बिल बताओ, हाँ 2 महीने के लिए बिजली का बिल बताओ, कुछ भी बताया बोला गया होगा। क्या करना है तुम्हें, सबसे पहले किलोवाट आवर में उसकी क्या निकाल लेना,
ये एनर्जी की यूनिट है, इसको कुछ लोग पावर की यूनिट समझ लेते हैं। पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम होता है ना, तो एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। अब पावर किलोवाट में, टाइम आवर में, तो ये एनर्जी की यूनिट। क्या करो, सबसे पहले इन क्वेश्चन में कभी भी मीटर वाली क्वेश्चन है, बिल कैलकुलेट करना, कुछ ना करना, सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करना, एनर्जी कैलकुलेट कर लेना इन किलोवाट आवर। किलोवाट आवर में एनर्जी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिख लेंगे KWH, ठीक। किलोवाट आवर में एनर्जी कैलकुलेट कर लेना, फिर उसके बाद उसको यूनिट से मल्टीप्लाई कर लेना। अगर 10 किलोवाट आवर आई, अगर तुम्हारे क्या 10 किलोवाट आवर यानी 10 यूनिट, अब एक यूनिट जितने रुपए की है, मान लो एक यूनिट 8 रुपए की, तो तुम्हारा 80 रुपए बिल आ जाएगा। मतलब करना क्या है, सबसे पहले तुम्हें एनर्जी कैलकुलेट करनी है, एनर्जी कैलकुलेट। और एनर्जी वो वाली नहीं भैया, अपनी वाली नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। फिर उसके हिसाब से आगे यूनिट देख लेंगे कितनी है, उसके हिसाब से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये मैं तुमको वो बता रहा हूँ फ्लो चार्ट क्या है करने का। सबसे पहले एनर्जी कैलकुलेट करना किलोवाट आवर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट किसको कैलकुलेट करनी है, इसको किलोवाट आवर में एनर्जी कैलकुलेट करना, बस। फिर उसके यूनिट के हिसाब से आंसर निकाल लेंगे अपन लोग। अब इसके न्यूमेरिकल देखते हैं, वो समझ में आएगा तब तो आएगा ना क्या कर रहे हैं। ऐसे ही मीटर होता है घर पे जिसमें कटिया डाले हो, यही मीटर होता है ना। हाँ, 2 फैंस ऑफ पावर 50 वॉट। अच्छा, 2 पंखे हैं हमारे पास। एक क्वेश्चन बहुत प्यार से बता देते हैं, अगला वाला अपने आप ट्राई करने की कोशिश करना। 2 पंखे हैं हमारे पास, उनकी पावर कितनी है, ईच की पावर कितनी है, ईच फैन की पावर कितनी है, 50 वॉट। रन्स फॉर 2 आवर एवरी डे, हर दिन कितना चलते हैं, 2 घंटा, 2 आवर एवरी डे। फाइंड इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर 1 मंथ, 1 मंथ के लिए हमको बिल निकालना है। अगर इफ इट कॉस्ट 5 रुपीज पर यूनिट है, दिल्ली में क्या क्या, 1 यूनिट 5 रुपए में, हमारी क्या तो 8 चलती है। सवाल समझो क्या है, 2 पंखे 50 वॉट के हैं, रोज चलते हैं 2 घंटे के लिए। 2 पंखे हैं 50 वॉट के, रोज 2 घंटे के लिए चलते हैं। पूछा गया कि 1 महीने में कितना बिल आएगा। देखो कितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, 1 महीने में कितना बिल आएगा अगर 1 यूनिट 5 रुपए की है। क्या करना है, सबसे पहले हमें एनर्जी निकालनी। सबसे पहले अपन लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कौन सा फॉर्मूला यूज करें, पावर इंटू टाइम यूज कर ले। पावर दी गई 50 वॉट, पावर इंटू टाइम। 2 पंखे है ना 50 वॉट के, 2 फैंस ऑफ पावर 50 वॉट, 2 फैंस ऑफ पावर 50 वॉट। 2 पंखे हैं 50 वॉट के, तो टोटल एक पंखा 50 वॉट का, 2 पंखा 50, एक पंखा 50 वॉट का, दूसरा पंखा भी 50 वॉट का, तो टोटल पावर कितनी, 100 वॉट। यहाँ पे जो नेट पावर, ये जो P लिखोगे ना, P ये नेट पावर होगी। 2 पंखे ना, तो नेट पावर कितनी होगी, 50 × 2 इज इक्वल टू 100 वॉट। तो यहाँ पे तो 100 वॉट आ गया, इंटू 2 फैंस ऑफ पावर 50 वॉट था, एक ही 50 वॉट, एक ही 50 वॉट, तो नेट पावर कितनी, 100 वॉट। रन्स फॉर 2 आवर एवरी डे। अच्छा, रोज कितने घंटे चल रहे हैं, 2 घंटे रोज चल रहे हैं। अच्छा, क्या ये 100 सही लिखा है, नहीं। हमें एनर्जी किस में कैलकुलेट करनी, किलोवाट आवर में। अभी हमने ये 100 किस में लिखा है, वॉट में, और 2 तो चलो सही लिखा है, 2 तो अपन ने किस में लिख दिया, आर में। बट अभी हमें 100 किसको कैलकुलेट, 100 में को किस में कन्वर्ट करना, किलोवाट में। तो किलोवाट में करना है तो ये भी लिख लो यार, 1 वॉट में या 1 किलोवाट में 10 की पावर 3 वॉट होते हैं। तो 1 वॉट को अगर किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो 1000 पे डिवाइड कर दो, इंटू 2, और वो तो आर में ही, तो ये किलोवाट में, ये आर में, तो ये किलोवाट आर में आ जाएगा। तो 2 से 2 खत्म, 2 से 5 ही है, तो 1/5 किलोवाट आर आया, 1/5 किलोवाट आर है तो भाई एनर्जी। अब इतनी एनर्जी तुमने यूज करी, 1/5 किलोवाट आर, कुछ नहीं, इतनी एनर्जी तुमने यूज करी है। अच्छा, कितने दिन के लिए चल रहा है ये भी तो दिया गया होगा। अच्छा, फाइंड इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर 1 मंथ। अच्छा, 1 महीने के लिए निकालना है। ये हमने 1 दिन के लिए निकाला। कितने दिन के लिए निकाले, ये पूरा जो हमने करा है क्रियाकर्म, वो हमने क्रियाकर्म बोल दिया। ये जो हमने पूरा काम करा है वो कितने दिन के लिए करा है, 1 दिन के लिए। ये जो एनर्जी है वो 1 दिन के लिए आई। अब हमको कितने के लिए निकालनी है, फॉर 30 डेज, 30 दिन के लिए निकालनी है। तो क्या करेंगे, 1/5 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 30 दिन के लिए कितनी तुम्हारी बिजली गई, 6 किलोवाट आवर। आइए समझ में, ये सब हमने 1/5 किलोवाट आवर आई थी 1 दिन में। 1 दिन में पंखा चलता है 2 घंटे के लिए, दोनों पंखों, एक पंखे पार 50 वॉट है, 2 पंखे चलते हैं 2 घंटे के लिए रोज। तो उसके लिए रोज तुम्हारी 1/5 किलोवाट आ रही है। पर क्वेश्चन में हमसे बोला 30 दिन के लिए निकालना, तो 1/5 × 30 कर दिया हमने, 6 किलोवाट आ रही। अब हमें पता है 1 यूनिट तब खर्च होती है जब 1 किलोवाट आवर बिजली यूज होती है। तो अब तो 6 किलोवाट आ रही है, यानी कितनी यूनिट यूज हुई तुम्हारी, 6 यूनिट।
अब 1 किलोवाट आवर में 1 यूनिट है तो 6 किलोवाट आवर में कितनी यूनिट होगी? 6 यूनिट। अब कुछ नहीं, 1 यूनिट कितने रुपए की? 5 रुपए। तो 6 × 5 यानी 30 रुपए तुम्हारा बिजली का बिल आ गया। अब बिजली का बिल तुम्हारा बाप भरे या फिर कोई भी, तो 6 × 5 हो गया 30 रुपए। आ गया सवाल कैसे करा? एनर्जी निकाली, पावर इनटू टाइम से पहले हमने 1 दिन के लिए निकाली, फिर जितना टाइम उसने बोला उतने दिन के लिए मल्टीप्लाई करके निकाली, फिर हमें पता 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है, तो हमने कहा हमारे पास 6 यूनिट आ गई, जब 1 यूनिट 5 रुपए की होती है, 6 × 5 30 रुपए। एक और सवाल कर लेते हैं ये वाला, तो थोड़ा सा और पक्का हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। एक घर है, अच्छा 5 फैंस ईच ऑफ पावर 40 वॉट, 5 पंखे हैं जिनकी पावर है 40 वॉट। अच्छा तो फैन की पावर, नेट पावर कितनी होगी? 5 पंखे हैं, एक की पावर 40 वॉट, तो नेट पावर होगी 200 वॉट। ठीक है। रन्स फॉर 2 आवर एवरी डे, अच्छा कितने घंटे के लिए यूज होते हैं? 2 घंटे के लिए, बहुत बढ़िया। 2 बल्ब, अब 2 बल्ब है, वो कितने वॉट के? 100 वॉट के, यानी नेट पावर कितनी है उसकी भी 200 वॉट हो गई। 2 बल्ब हैं जो इनकी पावर 100 वॉट है और रन्स फॉर 5 आवर, अच्छा ये 5 घंटे के लिए यूज होते हैं। सही है, पंखा कम चला रहा, बल्ब ज्यादा चला रहा। 200 वॉट, 2 बल्ब ईच ऑफ पावर 100 वॉट है, यानी 200 वॉट, और कितने घंटे के लिए यूज होते हैं? 5 घंटे के लिए। एक टेलीविजन भी है, एक टीवी भी है भाई के पास, पावर ऑफ टीवी कितनी दी गई है? और एक टेलीविजन है जिसकी पावर है 200 वॉट। अच्छा 200 वॉट है, उसकी सबकी पावर 200 वॉट है, होगा कुछ। रन्स फॉर 8 आवर, अरे दैया बिग बॉस देख रहा है, ये कितनी देर के लिए चला रहा है? 8 घंटे के लिए, बहुत बढ़िया। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल बताओ एक महीने में कितना होगा? 5 रुपए पर यूनिट है, सबसे पहले दिल्ली में रह रहा है, तो एक महीने के लिए में कितना रुपया आएगा? ये सवाल कर लोगे आप? मेरे हिसाब से अब तो कर ही लोगे ना यार। पावर ऑफ फैन दी गई है, पावर ऑफ बल्ब दिया गया है, पावर ऑफ टीवी दिया गया है, एक महीने में कितना रुपया आएगा? कर लें एक बार कैलकुलेट, देख लो क्या करेंगे। नेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालेंगे, क्या होगी? पावर ऑफ फैन इनटू टाइम। देखो अब पंखा भी चल रहा है, बल्ब भी चल रहा है, टीवी चल रहा है, तो पंखे का भी बल्ब आएगा, पंखे का भी बिल आएगा, बल्ब का भी बिल आएगा, टीवी का भी बिल आएगा, तीनों को ऐड कर दे, क्यों? क्योंकि तीनों स्केलर है। तो पावर ऑफ फैन इनटू टाइम प्लस पावर ऑफ बल्ब इनटू टाइम प्लस टीवी चल रहा है ना, पावर ऑफ टीवी इनटू टाइम, बहुत बढ़िया। अच्छा कितने दिन के लिए बिल पूछा गया है? 1 मंथ के लिए, चलो वो बाद में कर लेंगे। हाँ अब पावर ऑफ फैन, पावर ऑफ फैन कितनी दी गई है? पावर ऑफ फैन तुम्हें दी गई 200 वॉट। 200 वॉट, इसको कितनी देर के लिए चला रहे हैं? 200 वॉट है, और कितनी देर के लिए? 2 घंटे के लिए, प्लस बल्ब 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 बल्ब, अरे यार बल्ब कितनी देर के लिए चला रहे हैं? 200 वॉट 5 घंटे के लिए, बल्ब चला रहे हैं 200 वॉट 5 घंटे के लिए, बहुत बढ़िया। प्लस टीवी चला रहे हैं 200 वॉट 8 घंटे के लिए, 200 वॉट 8 घंटे के लिए, ये आ गया सारा। अब सबको एक बार किलोवाट आवर में कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 200 × 2 वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करना है, इसी को तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, प्लस 200 × 5 बटे 1000 प्लस 200 × 8 बटे 1000, ये आ गया 2/5, ये 1 प्लस 8/5, तो 2/5 प्लस 8/5 होगा 10/5, सही करा ना? 10/5 प्लस 1, तो 2 + 1 3 आएगा, ये 3 किलोवाट आवर। अब 2/5 प्लस 8/5 कितना हुआ? 10/5, 10/5 होता 2, 2 + 1, ये 3 किलोवाट आवर आई। एक दिन में इतनी एनर्जी तुम यूज कर रहे हो, पर हमें कितने चाहिए? फॉर 1 मंथ, यानी 30 डेज के लिए चाहिए अपन को। तो अगर एक दिन में 3 किलोवाट आवर यूज कर रहे हो तो 30 डेज में कितने करोगे? 90 किलोवाट आवर, 90 किलोवाट आवर यूज करोगे। अच्छा जगह नहीं बची, 90 किलोवाट आवर यूज करेंगे अपन लोग कितने दिन में? 30 दिन में 90 किलोवाट आवर। अब हमें पता है 90 किलोवाट आवर मतलब 1 किलोवाट आवर में 1 यूनिट आती है, यानी तुमने कितनी यूनिट खर्च करी है? 90 यूनिट, और 1 यूनिट कितने रुपए की है? मतलब कितने रुपए चल रहा है? 5 रुपए, तो 90 × 5 कर दोगे, 90 × 5 यानी 450, 450 रुपए तुम्हारा एक महीने का बिजली का बिल आएगा अगर तुम इतनी चीजें चलाते हो। 450 रुपए एक महीने का बिजली का बिल आएगा अगर तुम इतनी चीजें चलाते हो। ठीक, अब इलेक्ट्रिसिटी मीटर बिल वाला कोई भी न्यूमेरिकल होगा आराम से कर लोगे। लास्ट में एक मीम लगाई है, ये देखो सीरीज में लगे ना, सीरियल किलर पैरेलल में लगे पैरेलल किलर।
अगले लेक्चर में अगले एपिसोड में, लेक्चर पता नहीं क्या बोलते हैं, अगले एपिसोड में सीरीज पैरेलल वाले देख लेंगे सॉल्व करने वाले, और ये जो कुछ एप्लियंसेस वाले हैं फिर इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर एकदम भन्नाट हो जाएगा। धन्यवाद।